हाय गाइस, लास्ट टर्म में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस और ऑब्जेक्ट था रेयर मीडियम में, और हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था जनरल फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस। अब यहाँ कुछ कंडीशंस थी। कंडीशन ये थी कि अभी तक हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें दोनों सरफेसेस ली थी, द रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस एंड द रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस, दोनों किए थे हमने, ठीक। लेकिन ऑब्जेक्ट था हमारा रेयर मीडियम में। आज हम लोग करने वाले द सेम रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस, बट अब हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा डेंसर मीडियम में। तो इसके पहले के बच्चों में आगे बढ़ूं, आपको मैं दो तीन बातें जरा इंपॉर्टेंट बता दूं। देखो, ये हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं, जो बच्चे डेरिवेशन समझ लेंगे उनको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अब आप न्यूमेरिकल्स ये समझ लेंगे तो उसके पहले डेरिवेशन समझना जरूरी है, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। आज मेथड वही का वही है, कोई चेंज नहीं है। बस आज डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और उसकी इमेज मे बी इन डेंसर मीडियम, मे बी इन रेयर मीडियम, डिपेंड्स, ठीक। हाँ, तो मैं आपको जो चीज बताने वाला था कि इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बाद इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर बेस हम बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे। इतने फैंटास्टिक न्यूमेरिकल्स हैं, आपको बड़ा मजा आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। एक एक न्यूमेरिकल का हम पोस्टमार्टम करेंगे। और अब ये सब क्यों करेंगे हम इसके लिए दो रीजन आपको बता रहा हूं। देखो, पहला रीजन ये है कि आपको न्यूमेरिकल्स बड़ी आसानी से समझ में आने लगेंगे, बहुत आसानी से आपको न्यूमेरिकल समझ में आने लगेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक न्यूमेरिकल का हम पोस्टमार्टम करेंगे, और अगर ये न्यूमेरिकल्स आपने समझ लिए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम नेक्स्ट टर्न में लेंगे वो होगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बच्चों, जो कि हर साल एग्जाम में एक साल को छोड़ के दूसरे साल या तो फॉर्मूला डेरिवेशन आता है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो फॉर्मूला डेरिवेशन आता है, या उसके ऊपर बेस्ड ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हर साल आते हैं। तो बच्चों, आप याद रखना, अगर आप इसको गेन करना चाहते हो तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द क्लास यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द क्लास। नहीं तो जरा आपने सोचा कि हम बाद में देख लेंगे, तो अभी नहीं देखे। मैं आपसे बोलूंगा, देखो आप बाद में देख सकते हो। मैं तो बोलूंगा कि बाद में आप रिवीजन करो उसका देख के, लेकिन लाइव क्लास में आप जो चल रही है इसमें आप बिल्कुल बच्चों क्लास मिस मत करना, अदरवाइज क्या होता है मालूम है, कंटिन्यूटी बिगड़ जाती है। अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, आपको बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा आने वाला है। और याद रखो, ये सब समझ में आ गया। हाँ, एक बात और बताता चलूं कि ये जो रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस है, रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज बहुत आते हैं एग्जाम। और अगर ये स्ट्रांग हो गया हमारा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला के डेरिवेशन समझ में आएगा, जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर लेंस मेकर्स फॉर्मूला तैयार हो गया आपका, उससे लेंस फॉर्मूला बनेगा, और अगर लेंस फॉर्मूला आपका तैयार हो गया तो लेंस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स में डिफिकल्टी नहीं आएगी, और उसके साथ साथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको समझ में आने लगेंगे। चलिए, आज का डेरिवेशन हम शुरू कर रहे हैं। लास्ट टर्म में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस एंड देन रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस, एंड ऑब्जेक्ट लास्ट टर्म में था हमारा रेयर मीडियम में, लेकिन अब है ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक बात और उसके पहले कि हम आगे बढ़े बता दूं, जो फॉर्मूला हमने ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम में लेके ड्राइव किया था वो फॉर्मूला था n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। क्या क्या था यहाँ? n2 था डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी भी डेंसर का n2 ही लेंगे। n1 था रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी भी रेयर मीडियम का ही लेंगे। u था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v था इमेज डिस्टेंस, r था इस कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आज आप देखेंगे जो फॉर्मूला डिराइव होगा उसमें u और v की पोजीशन इंटरचेंज होने वाली है। ये फॉर्मूला याद रखना, इसका बड़े ध्यान से याद रखना, इसको जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जो फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, तो अब u की जगह v और v की जगह u आ जाएगा। बस ये इस फॉर्मूला में हम जो ड्राइव करने वाले ये डिफरेंस आएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम मेथड है ये। तो अब चलो बच्चों, आज का हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। इसके पहले कि मैं आगे बता दूं आपके बढ़ूं, याद रखो जो एजम्पशंस इसके बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या एजम्पशंस थे लास्ट टर्म में?
आपको याद होगा हमारी सरफेस, वही एजम्पशंस है, मैंने लिखवाए भी थे, वही एजम्पशंस है, एजम्पशंस में कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे जो सरफेस है उसका एपर्चर छोटा है, स्मॉल साइज का है, नंबर वन। ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का है, ठीक। और हमारा विजन कैसा है? और रेज इंसिडेंट रे कैसी है? ये है नियर नॉर्मल विजन। ये बात बार 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 बताई जा रही है, नियर नॉर्मल विजन क्या होता है, नियर नॉर्मल विजन क्या होता है। हमने ये रिफ्रैक्शन एट फ्लैट सरफेस भी देखा था, हमने ये बहुत सारे केसेस में नियर नॉर्मल विजन के बारे में पढ़ा था। अभी भी नियर नॉर्मल विजन होगा एंड all the angles will be very very small because सरफेस का एपर्चर छोटा है, ऑब्जेक्ट भी पॉइंट साइज का है, तो ऑब्वियसली हमारे जो कंसर्न एंगल्स होंगे वो बड़े नहीं हो सकते, इस बात का याद रहे सबको। ओके, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, इसके बाद आएगा रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस। तो रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, बट द डिफरेंस इज द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। अब आपको डायग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन समझा रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना इसको। ये कर्ड सरफेस है जो कौन सी है? जो कॉन्वेक्स है। अब एक बार फिर वही बात, अगर ये सरफेस पानी के अंदर है तो इंटरफेस दो हो गए। पानी की सरफेस अगर यहां राइट साइड आप रेयरर देख लो, ये डेंसर है, और ये थोड़ा स्पेसिफाई कर दूं, ये रेयरर मीडियम है, और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N1 मेंटेन करेंगे, डेंसर का N2 मेंटेन करेंगे। अगर यहां इस साइड एयर की जगह पानी है तो पानी की सरफेस तो कॉनकेव हो जाएगी और ग्लास की सरफेस कॉन्वेक्स हो जाएगी। तो सवाल ये कि कॉन्वेक्स किसकी माने, रेयरर की लें कि डेंसर की लें? तो मैंने पिछली बार भी आपको याद रखिए, आपको बताया था, और अब इसको दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि जो सरफेस होती है कॉन्वेक्स या कॉनकेव, वो रेयरर मीडियम की नहीं होती, बल्कि वो डेंसर मीडियम की होती है। किसकी होती है? डेंसर मीडियम की होती है। इस बात को आप याद रखना, भूलना नहीं। ओके, तो ये मेरे पास कॉन्वेक्स सरफेस है डेंसर मीडियम की, मे बी ग्लास, मे बी एनी मीडियम। ये सराउंडिंग एयर है, इट मे बी वाटर ऑफ लोअर डेंसिटी, ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट मे वेल बी एयर, ये एयर भी हो सकती है। ओके, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका एपर्चर है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पोल, सरफेस का मिड पॉइंट। ये सरफेस को अगर हम पूरा स्फेरिकल माने तो उसका सेंटर सी, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि मिरर में भी था। अब ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में एक ऑब्जेक्ट रखा है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट और ल्यूमिनस पॉइंट। अब यहां से एक रे ऑफ लाइट चलती है। अच्छा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये डॉटेड लाइन है नॉर्मल सरफेस के ऊपर, नॉर्मल। अब ये रे ऑफ लाइट चली तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर बच्चों याद रखना, हमें एंगल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंगल्स को यूज करना पड़ेगा, आई और आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और हम यूज करेंगे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने में बच्चे मिस्टेक्स कमिट करते हैं व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स एज वेल एज व्हाइल डिराइविंग दिस फॉर्मूला। मैं एक बार दोबारा बता दूं, ध्यान से लास्ट तक मेंटेन करना। जो बच्चे फॉर्मूला अच्छी तरह से डेरिवेशन समझ लेंगे उनके लिए न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यहां से एक रे ऑफ लाइट चली, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इनके बीच का एंगल ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ray of light travel कर रही है from denser into rarer. What happens? It bends towards the normal or away from normal? Yes, it bends away from normal. तो ये ray of light यहां से bend हो गई away from normal, ठीक है। लेकिन ray of light एक रे से नहीं बनती, इमेज एक रे से नहीं बनती, इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेस चाहिए होती है। तो अब एक रे ऑफ लाइट यहां से चली जो नॉर्मल इंसिडेंस के ऊपर है, तो नॉर्मल इंसिडेंस वाली रे ऑफ लाइट सीधे निकल जाती है, और यहां पर आके ये दोनों रेज ऑफ लाइट पॉइंट आई के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। तो पॉइंट आई के ऊपर दोनों रेज ऑफ लाइट का होता है रियल इंटरसेक्शन, और इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन जाती है आई के ऊपर, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आप देखेंगे और ये ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो साइन कन्वेंशन वो ही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, ये देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पोल से मेजर होने वाले, यानी राइट टुवर्ड्स राइट, जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर होने वाले सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव लिए जाएंगे, जो कि टुवर्ड्स लेफ्ट होंगे। तो पी से सी कहां आ रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, ठीक। याद रखो, कॉन्वेक्स सरफेस का सेंटर मीडियम के अंदर होता है, कॉन्केव सरफेस का मीडियम के बाहर होता है। अगर ये आ जाए, लास्ट टर्म में भी बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इनसाइड द मीडियम, तो वो कॉन्वेक्स सरफेस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आउटसाइड द मीडियम, तो वो कॉन्केव सरफेस है। बना के देख लेना, मैंने बना के दिखाया भी था। तो अब पीसी हो गया माइनस आर, पीओ इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल होता है यू, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ गया यू।
आई इज द इमेज, राइट साइड आ रही है तो ये पॉजिटिव होगा और इमेज डिस्टेंस का सिंबल होता है वी, तो पी आई इक्वल टू मैंने लिख दिया प्लस वी। अच्छा, अब ये इन एंगल्स को मैंने मान लिया अल्फा बीटा गामा, कुछ और भी माना जा सकता, कुछ भी आप इसमें एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस सिंबल है ये। तो अल्फा, क्योंकि ये सरफेस बड़ी स्मॉल है, बहुत स्मॉल है अपर्चर की है, तो इन सारे एंगल्स के लिए हम कन्वीनियंटली एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सबके ऊपर हम कन्वीनियंटली अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ऑल द एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू आर्क एमपी या पीएम अपॉन रेडियस पीओ, बीटा इक्वल टू आर्क एमपी या पीएम अपॉन पीसी, एंड एंगल गामा इक्वल टू आर्क पीएम अपॉन आई। अब रिफ्रैक्शन का बेस और रिफ्रैक्शन के भीष्म पितामह हमेशा कहता हूं मैं, जो होते हैं स्नेल साहब, जिनका दिया हुआ लॉ, द यूनिवर्सल लॉ, स्नेल्स लॉ, जिसने स्नेल्स लॉ समझ लिया, मैं तो ये कह रहा हूं कि उसने पूरी रिफ्रैक्शन को अच्छी तरह से समझ लिया, वेव ऑप्टिक्स में भी यूज होगा। अब स्नेल्स लॉ में यहां अप्लाई कर रहा हूं, ठीक याद रखो। वैसे तो हम आई के साथ n1 लेते, लेकिन मैंने कहां कंफ्यूजन होता है इसको हम लेने में, तो मैंने आपको बताया था कि मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का बार बार चेंज नहीं करूंगा। ये एक्सप्लेन किया था हमने लास्ट क्लास में आपको, इसका मैंने रीजन बताया था कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है फिर, तो आप परमानेंटली जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ही लोगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई किया तो क्या है n2, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना n2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और मीडियम के अंदर जो साइन ऑफ एंगल है उन दोनों का प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑफ एंगल का साइन कांस्टेंट, तो साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल का प्रोडक्ट यहां भी, तो n1 साइन आर। अब n1 यहां लिख दो, n2 यहां लिख दो, उससे फर्क क्या पड़े, तो वैल्यूज हैं ये, तो वैल्यूज तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। ओके, सिंस आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, आप लिखते जाइए, सिंस आई एंड आर वेरी स्मॉल, तो हम क्या लिखेंगे, साइन आई इज इक्वल टू आई एंड साइन आर इज इक्वल टू आर। यही किया था हमने लास्ट टर्म में भी, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं। तो अब इसको करोगे तो आपको प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि लास्ट टर्म वाला भी, अगर किसी बच्चे को लास्ट टर्म वाले डेरिवेशन में डिफिकल्टी आई होगी तो यहाँ प्रैक्टिस आप ध्यान से देखते जाइए, आपको वो वाला भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोबारा बताऊं, जब तक आप इस डेरिवेशन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस ना कर लें, किसी भी न्यूमेरिकल को हाथ भी मत लगाना। आप सोच रहे पहले थोड़ा देखा और न्यूमेरिकल करने पड़ गए, कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल करने में बड़ा मजा आता है, तो न्यूमेरिकल्स होते भी इंटरेस्टिंग है अगर आपको समझ में आ जाए, लेकिन उसके लिए पहले डेरिवेशन समझना बड़ा जरूरी है। बार बार इस चीज को मैं दोहरा रहा हूं, वो आपसे बोल रहा हूं। तो साइन आई इक्वल टू आई, साइन आई इक्वल टू आर, प्रोवाइडेड आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, विच इज द केस हियर। तो अब इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स इसको मैं लिख सकता हूं n2 आई इज इक्वल टू n2 आर, और ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 2। अब आई और आर की वैल्यू मुझे निकालनी है, और कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, दोबारा आपको बता रहा हूं, किसी भी ट्राइंगल में ये मान लिया मैंने एंगल ए, ये मान लिया एंगल बी, और ये मान लिया एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल सी, ए और बी अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो क्या रिलेशन है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यही तो हमने लास्ट टर्न में भी किया था। तो अब आई, अब देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेज है, बच्चे यहां पर सिली मिस्टेक करके आते हैं, ट्राइंगल रॉन्ग चूज कर लेते हैं। आई किसके बीच में, इस डॉटेड लाइन के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में, तो कौन सा ट्राइंगल हुआ जिसके अंदर आई है, ट्राइंगल हुआ OCM। तो इन ट्राइंगल OCM जिसके अंदर आई है, क्या आई इंटीरियर एंगल है कि आई एक्सटीरियर एंगल है, आई इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल बीटा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आपसे पूछता क्लास में, आप सब बच्चे जवाब देते हैं इस टाइम, तो ये है आई प्लस, यस बोलिए, कमेंट में आप जा सकते हैं, बीटा इक्वल टू कमेंट में लिख सकते हैं आप, बीटा इक्वल टू आई प्लस अल्फा। मैं चेक करूंगा कमेंट्स आपके, जो बच्चा लिख रहा है मतलब वो फॉलो कर रहा है, तो बीटा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, ठीक है ना। ओके, तो लिख दिया मैंने बीटा प्लस आई प्लस अल्फा, होपफुली मेरे से पहले आपने लिख लिया होगा। तो यहां से आई की वैल्यू आती है बीटा माइनस अल्फा, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरह हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर किस ट्राइंगल में बिलोंग करता है और
वो उस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल है कि एक्सटीरियर एंगल, अब ये हमें देखना है। तो आ जाते हैं आर के ऊपर। आर दिखाई दे रहा है इस डॉटेड लाइन, और ये लाइन एम आई जो कि रिफ्रैक्टेड रे है, आर नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में ही होता है, तो हमारी दो लाइंस आइडेंटिफाई हो गई, ये लाइन डॉटेड लाइन और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो इन दोनों के बीच का ट्राइंगल कौन सा हुआ? ट्राइंगल हुआ एम सी आई। तो मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल एम सी आई। आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक करोगे तो डेरिवेशन नहीं होगा। इतना आसान डेरिवेशन जो एग्जाम में आता है, ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू भी आते, न्यूमेरिकल्स भी आते, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चे, एंजॉय करने वाले तुम लोग ये। ओके, अब ये ट्राइंगल हमारा एम सी आई हो गया। तो आर उसका एक्सटीरियर के इंटीरियर, लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, आर उसका एक्सटीरियर के इंटीरियर, यस एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल्स कौन से? बीटा एंड गामा। तो आई आर में बीटा और गामा में क्या रिलेशन? लिखिए आप, मैं चेक करूंगा। आर इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, ये आर की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, आप बच्चों ये नोट कर लो, ये वैल्यूज मुझे इक्वेशन नंबर 2 में डालनी है। जब तक आप इसको नोट कर लीजिए, आपको टाइम दिया मैंने, नोट करिए। होपफुली सबने ये साइड बाय साइड नोट कर लिया होगा। लिटिल पॉज ताकि आप लिख लें, फिर फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इसके बाद। ठीक, ओके, ठीक है। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 2 यूज करने वाला हूं, तो मैं होपफुली इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट पहले मिटा दूं, इसके बाद यहीं से लिखना शुरू करता हूं मैं। ओके, अब I और R की वैल्यूज को मैं रख रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ I एंड R इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये है N2, ये आ गया N2। I की वैल्यू कितनी है? ये है बीटा माइनस अल्फा, ये I की वैल्यू आ गई। ठीक है, कहां पर रखी मैंने? यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में। N2 इंटू I की वैल्यू बीटा माइनस अल्फा। अब इज इक्वल टू की जगह ये इज इक्वल टू आ गया, N1 की जगह N1 आ गया, R की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या है R की वैल्यू? R की वैल्यू है बीटा प्लस अल्फा। ठीक, ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, अल्फा बीटा गामा सारे आ गए। ठीक, देख रहा है बच्चों अच्छी तरह से सबको? ये दोबारा एक बार देख लो, मैं आपको दोबारा ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो मैं चाह रहा हूं कि आप मिस ना करें। देखो R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, यहां पर करिए आपका एंगल गामा है, ठीक है ना। देखो R इक्वल टू बीटा प्लस गामा, तो ये R की वैल्यू हम कहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? ये बीटा प्लस गामा। देखो अल्फा बीटा गामा सारे एंगल्स आ गए। ठीक, ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू डोंट हैव टू कमिट एनी सिली मिस्टेक, इसलिए हमेशा क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो। ओके, अब इसका काम हो गया। अब सिंपल स्टेप्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो पहले अपन फॉर्मूला का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, फॉर्मूला ठीक से समझ में आया तो न्यूमेरिकल समझने में मुश्किल नहीं आएगी। और ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बार बार बोल रहा हूं, देखो इंपॉर्टेंट है ये। चलो यहां वैल्यूज पुट करते हैं। बीटा अल्फा गामा की कौन सी वैल्यू? ये रही हमारी बीटा अल्फा गामा की वैल्यू, आर्क अपॉन रेडियस। दिस इंप्लाइज दैट N2 बीटा की वैल्यू आर्क अपॉन रेडियस, पी एम अपॉन पीसी, पी एम अपॉन पीसी, तो पी एम दी आर्क, रेडियस पीसी, ये लिख दिया। माइनस की जगह माइनस आ गया। अल्फा पी एम अपॉन पीओ, पी एम अपॉन पीओ, पी एम अपॉन पीओ इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू आ गया, N1 की जगह N2 आ गया, बीटा रिपीट हो गया, पी एम अपॉन पी सी, प्लस की जगह प्लस, गामा की जगह ये गामा, आर्क पी एम बहुत स्मॉल है ये, आर्क पी एम अपॉन रेडियस पी आई, तो पी एम अपॉन पी आई, पी एम अपॉन पी आई। कितना सिंपल है ये। क्या यूज कर रहे हैं फॉर्मूला? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। किसको नहीं मालूम? क्लास मिडिल क्लास के बच्चों को मालूम होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं? पीएम को निकाल रहा हूं बाहर और N2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, और जितनी भी जगह मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इस इक्वेशन को मान लेता हूं मैं, कुछ नंबर डाल दूं। क्या था देख लेना, मैंने मिटा दिया नंबर, आई थिंक इट इज इक्वेशन नंबर 5, आप चेक कर लेना, ये इक्वेशन नंबर डज नॉट मैटर। ओके, N2 का अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने और पीएम कॉमन बाहर निकालिए, पीएम आ गया बाहर, N2 का मल्टीप्लाई अंदर, पीसी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। कितनी है पीसी की वैल्यू? माइनस आर। देखो बच्चों कहां डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी नहीं है, माइनस की जगह माइनस आ गया, पीएम बाहर निकाल चुका हूं, N2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया,
और पीओ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। कितनी है पीओ की वैल्यू? ये है -u। ठीक है, ओके। अब यहां भी वही करना है मुझे। पीएम आ गया बाहर, n1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। पीसी की जगह उसकी वैल्यू कितनी? -r। तो ये -r वैल्यू यहां आ गई। पीएम बाहर आ चुका है, n1 अंदर जा चुका है। PI इज द इमेज डिस्टेंस, तो ये है v। ठीक, PI इज इक्वल टू v। PM से PM कैंसल्ड। ठीक है, अब इनको रीअरेंज करके लिख देते हैं। ये हो गया -n2 अपॉन r, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस n2 अपॉन u इज इक्वल टू -n1 अपॉन r, और ये प्लस n1 अपॉन v। अब r वाले टर्म्स एक साथ कंबाइन होते हैं, u एंड v वाले टर्म्स एक साथ कंबाइन होते हैं। इस वाले टर्म को यहां ले आओ, v वाले और r वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ n2 अपॉन u माइनस ये यहां आ गया n1 अपॉन v इज इक्वल टू n2 उधर चला गया, पॉजिटिव हो गया, अपॉन r माइनस ये क्या है n1 अपॉन r। रीअरेंज कर लिया आपने, बस एक स्टेप और लास्ट। तो ये है n2 अपॉन u माइनस n1 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये जनरल फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस प्रोवाइडेड द ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम। द ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम। तो जब ऑब्जेक्ट था हमारा रेयरर मीडियम में, आपको बताया था मैंने, तो उसमें v यहां होता है और u यहां होता है। वो वाला फॉर्मूला था n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। रेस्ट वाज द सेम। तो याद रखो बच्चों, एक बार दोबारा बता रहा हूं, भूलना नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मेरा बताना आपको बार बार रिमाइंड करना मेरी ड्यूटी है। आपको बता रहा हूं, इसको रिपीट करो, बार बार मेरे साथ दोहराओ। अगर ऑब्जेक्ट होगा रेयरर मीडियम में तो जनरल फॉर्मूला होगा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। याद रखो, अगर ये याद रहेगा तो न्यूमेरिकल्स होंगे, अगर ये याद होगा तो जनरल लेंस मेकर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट लेंस मेकर्स फॉर्मूला आप डिराइव कर पाएंगे अगले टर्म में जो कि हमें लेना है। ठीक, लेकिन लेंस मेकर फॉर्मूला को आपको प्रैक्टिस कराने के पहले इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मुझे अच्छी तरह से करानी होगी। तो इसलिए बोल रहा हूं, एक एक चीज बड़े ध्यान से लास्ट तक मेंटेन करना है, इसके बाद सीधे न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट होता है डेंसर मीडियम में तो फॉर्मूला u और v इंटरचेंज हो जाते हैं, बस v की जगह u और u की जगह v, ये फॉर्मूला हो जाता है n2 अपॉन u माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। नोट करिए, एक न्यूमेरिकल से इसकी शुरुआत करते हैं। होपफुली ये सब नोट कर लिया होगा, मिटा रहा हूं। अच्छा, इसके पहले अब आप बोलेंगे साहब अगर सरफेस कॉनकेव हो तो तब क्या करें? तो मैं आपको उसका फॉर्मूला आप डिराइव करेंगे, आपके लिए असाइनमेंट डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं। एट कॉनकेव सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस, ये कॉनकेव सरफेस हो गई। ठीक है, तो अब सरफेस कॉनकेव किसकी होगी? डेंसर मीडियम की। तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉनकेव सरफेस होगी। ठीक, ओके। तो इस कॉनकेव सरफेस है तो इसका सेंटर कहां होगा? मीडियम के अंदर होगा क्या मीडियम के बाहर होगा? ये डेंसर मीडियम, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ये रेयरर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट n1। तो इसका C यहां होगा। तो ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने, पॉइंट P। ये एक रे ऑफ लाइट मैंने यहां इंसिडेंट कराई और ये नॉर्मल ले लिया मैंने। तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में एंटर होती है, आप जानते हैं जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में एंटर होती है, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे बैंड हो जाएगी। बस इसमें सिर्फ सारा खेल डायग्राम का है। जिस बच्चे ने प्रॉपर्ली डायग्राम बना लिया उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस बच्चे का डायग्राम गलत हो गया, सिली मिस्टेक हो गई, उसके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए अभी से प्रैक्टिस करो, अभी से प्रैक्टिस करो, अभी टाइम दोगे, एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम में टाइम सेव कर लोगे।
अभी टाइम नहीं लगाओगे तो वो टाइम एग्जाम में लगाना पड़ेगा, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो जो बच्चा अभी टाइम लगा रहा है एग्जाम में टाइम बचाएगा। ओके, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बहुत सारा कवर कराना है आज। तो ये P इस क्या था, लिमिनस पॉइंट था, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये लाइन क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं कि सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन, सरफेस को, स्फेयर या सर्कल को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन, उसके ऊपर रेडियस होती है इसलिए नॉर्मल होती है। तो ये बात बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। अब ये दो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, तो कंफ्यूज मत होना। ये इंसिडेंट रे PM, इंसिडेंट रे, यहां M यहां लिख दिया मैंने M, ठीक है। ये और ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच का ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तो ये एंगल हो गया R। बाकी सब कहानी वही, अल्फा बीटा गामा, बाकी आपको करना है, आपके लिए छोड़ दिया। और ये आप अच्छी तरह से, अब अगर आपने इसके पहले दो वाले डेरिवेशन समझ लिए तो इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो अगर किसी बच्चे का ये डेरिवेशन खुद करने में, वैसे तो 99.9% बच्चों का यही फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। जिस बच्चे का ये एक या दो बच्चे का अगर होता भी है बाय द वे, तो मैं उनसे कहूंगा कि पहले दो जो डेरिवेशंस थे, पहले के 3 डेरिवेशन पहले उनकी प्रैक्टिस कर लो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एजम्पशंस अच्छी तरह समझ लो। एजम्पशंस अच्छी तरह समझ लोगे, पहले वाले 3 डेरिवेशन कर लोगे, तो इसमें बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करें खुद। होपफुली डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा सबने। अब न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। आप बड़ा अमेजिंग प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं, एंजॉय करने वाले। ओके, प्रॉब्लम्स बहुत इंटरेस्टिंग है आज की, और टाइम बड़ा कम है। तो बच्चों देखो टाइम की कितनी कीमत होती है। मिटा रहा हूं ये, ठीक है। ओके, सब मैंने मिटा दिया। अब प्रॉब्लम्स की तरफ हमें आना है। तो देखो पहली प्रॉब्लम आपके लिए मैं ये लाया हूं। ये क्या लाया हूं मैं, प्रॉब्लम ये है आपकी कि एक, ये एग्जांपल नंबर 1, एक सरफेस है, उसका C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज इनसाइड द सरफेस। मतलब अगर C इनसाइड है तो वो कॉन्वेक्स सरफेस हुई, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, याद रखिए, ठीक है। और क्या दिया है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.5 ऑफ मीडियम, डेंसर मीडियम मतलब, ठीक है। और इमेज इज इनसाइड, इमेज इज इनसाइड। अब यहां पर ये एक बड़ा क्रूशियल वर्ड आ गया कि इमेज इनसाइड बन रही, क्या मतलब हुआ इसका मैं समझाऊंगा। तो अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इसमें, क्या फाइंड आउट करना है। ओके चलिए, एक यहां मैंने ये बना दिया, इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। अच्छा ये बता दूं मैं आपको, ये प्रॉब्लम जो है IIT में आ चुकी है, IIT JEE की प्रॉब्लम है ये। तो पहले आई थी IIT JEE में, 3 साल के बाद ये CBSE में भी आई थी। तो ये आपको दिया हुआ है n = 1.5, और ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, और ये पॉइंट दिया हुआ है, पोल है ये, और इसके सामने एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और इसकी इमेज क्या बनती है, हम जानते हैं कि ये C है, और ये अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इसकी इमेज ऐसे बनती है, ऑब्जेक्ट इज, इमेज इज इनसाइड मीडियम, ये इमेज यहां बन गई, इमेज इज इनसाइड मीडियम। इसका मतलब क्या वो समझाऊंगा आपको भी। तो अब सवाल ये कि और क्या गिवन है, आपको गिवन है, गिवन PO = PI, ये गिवन है, PO = PI, ये आपको गिवन, ठीक। तो अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है PO की वैल्यू कितनी, PO की वैल्यू कितनी है मुझे फाइंड आउट करना। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन 5R, ऑप्शन B 3R, ऑप्शन C 2R, और लास्टली ऑप्शन D 1.5R, ठीक है। चलिए इस प्रॉब्लम को हम करते हैं अटेम्प्ट। अब आप बोलेंगे साहब ये इमेज इनसाइड का मतलब क्या हुआ, इमेज तो इनसाइड ही होती है। नहीं, इमेज हमेशा इनसाइड
नहीं होती। ओके, क्यों नहीं होती जरा देखना, क्या समझा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहा हूं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है डेंसर मीडियम का, और ये यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट हम शिफ्ट करते जाते हैं टुवर्ड्स द सरफेस, तो याद रखो ये रे ऑफ लाइट जो कि जा रही है फ्रॉम रेयरर इनटू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मेरा सरफेस के बहुत ज्यादा नजदीक होगा तो अब इसका डिवीजन इस तरह से होगा कि इमेज अंदर बनने का सवाल नहीं। कहां बनेगी इमेज? देखो बच्चों, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट, इमेज यहां बनेगी। सेम कंडीशन, ये N1, ये N2, ये N1, ये N2। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको बिल्कुल भी मिस मत कर देना। देखो सेम कंडीशन है ये। यहां ऑब्जेक्ट अगर दूर होगा तो इमेज का, अब ये कितना दूर होगा ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, ये डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर होता है, लेंसेस में यही तो प्रॉपर्टी लेंसेस में आने वाली, यही प्रॉपर्टी लेंसेस में आने वाली, बड़ी इंपॉर्टेंट कि लेंस से कब बनती है रियल इमेज और कब बनती है वर्चुअल इमेज, इसकी शुरुआत यहां से हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट सब्सटेंशियली दूर है तो रे ऑफ लाइट ऐसे बेंड होगी और ये रे ऑफ लाइट सीधी जाएगी और इन दोनों की इमेज यहां बन जाएगी इनसाइड द मीडियम। का मतलब ये हुआ, मतलब आपको इमेज डिस्टेंस यहां पॉजिटिव होगी अगर गिवन है तो। अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है सरफेस के, तब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में एंटर तो होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन उसकी इमेज पीछे ही बनती है वर्चुअल। तो याद रखो सेम कंडीशन, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम। अगर ये लैंग्वेज आ जाए कि इमेज इज आउटसाइड द मीडियम, तो ये फॉर्मूला ये बनेगा डायग्राम। और अगर लिखा हो कि इमेज इज इनसाइड द मीडियम, तो डायग्राम ये बनेगा। नीडलेस टू से कि ये दोनों डायग्राम सीबीएसई में ड्रॉ करने के लिए भी आ सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ ड्रॉ करके बताइए। आजकल जो मॉडर्न ट्रेंड है सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चंस का बहुत है। तो बच्चों मैं समझता हूं कि अब आपको बात समझ में यहां आ गई होगी। बार बार जो कुछ मैंने बोला रिवाइंड करके देखना। अब मैं अपने सीधे न्यूमेरिकल के ऊपर आ रहा हूं, ठीक है, इस प्रॉब्लम के ऊपर आ रहा हूं जो हमें गिवन है। ओके, मुझे दिया हुआ एक कर्व सरफेस दी हुई है, कॉन्वेक्स है ये। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इनसाइड द मीडियम है, तो कॉन्वेक्स सरफेस नहीं दी हुई है। अगर सेंटर इनसाइड द मीडियम है तो वो कॉन्वेक्स सरफेस ही होगी, आपको समझा चुका हूं। इमेज अगर मीडियम के अंदर बन रही है तो मतलब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हुआ, और अगर इमेज बाहर बनेगी तो इमेज डिस्टेंस अगर गिवन होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक। ओके, अब क्या दिया हुआ है? पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और पोल से इमेज का डिस्टेंस ये बोल रहे हैं इक्वल। तो मान लिया मैंने कि PO इज इक्वल टू PI इज इक्वल टू X, ये मान लिया मैंने, गिवन है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं PO इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, और ये मेरे क्या दिए हुए? ऑप्शंस दिए हुए। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जब रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस होगा तो एक ही फॉर्मूला है, 10 फॉर्मूला नहीं है, सोचने की बात ही नहीं। तो फॉर्मूला क्या है? जब ऑब्जेक्ट होता है रेयर मीडियम में तो फॉर्मूला सबके टिप्स पर होना चाहिए। N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। बच्चों कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, हमेशा इट इज ऑलवेज वेरी एसेंशियल एंड आई वुड से कंपल्सरी कंडीशन स्टेप दैट जो भी आपको वैल्यूज दी हुई होती है आप उनकी वैल्यूज विथ देयर प्रॉपर सिंबल जरूर लिखो। तो u इज इक्वल टू क्या दिया है? -x, ठीक। और v क्या है? v है प्लस x, ठीक है। N1 एयर है, N2 कितना है? 1.5, दैट इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। और R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू दी हुई नहीं, हम R को पॉजिटिव यूज करेंगे। R इज इक्वल टू प्लस R। ये डेटा आप लोग नोट कर लीजिए जब तक।
बस अब कुछ नहीं करना, उसके बाद सीधा हमें सारी वैल्यूज ये फॉर्मूला में डालनी है। तो n2 की जगह 1.5, v की जगह प्लस x माइनस n1 की जगह 1, u की जगह माइनस x। अब बोलने की जरूरत नहीं, जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव आएगा, जो राइट साइड है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक। इज इक्वल टू n2 1.5 माइनस n1 1 अपॉन r। हमारा आंसर r के टर्म्स में ही आएगा। नोट करिए ऊपर की हमें लाइंस की जरूरत नहीं, मिटाना पड़ेगा, सिंपल सॉल्यूशन है, आप सॉल्व करते जाइए। और इसके पहले कि मैं इस आंसर के ऊपर आऊं, आप लोग मेरे से पहले इस आंसर के ऊपर आ जाइए। ओके, मिटा दूं, ये मिटा रहा हूं। होपफुली सबने नोट कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा, रिवाइंड करके देख ले रहा हूं, जिन बच्चों का रह गया वो नहीं उतार पाया हूं। ओके, 1.5, तो ये 1.5 को मैं 3/2 लिख दूं, कैलकुलेशन में आसानी होगी, 3/2x, ठीक। माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 मतलब होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2r, 1/2r। दोबारा देखो, 1.5 को 3/2 लिख दिया, x की जगह x, प्लस की जगह माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया 1/x, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 होता है 0.5 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2r हो गया ये। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। PO इज इक्वल टू यानी किसकी वैल्यू निकालनी है, PO इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि PO इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको जरा सॉल्व करो, एलसीएम कितना आएगा, 2x आएगा, डिवाइड किया 2x को 2x से आंसर आया 1 का मल्टीप्लाई 3 में आ गया 3, प्लस 2x को डिवाइड किया x से आंसर आया 2 का मल्टीप्लाई 1 में आ गया 2, ठीक है ना। इज इक्वल टू 1/2r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 प्लस 2 5, ठीक है, 5 और r का मल्टीप्लाई क्रॉस इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 5r। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, ए। बड़ी मजेदार प्रॉब्लम थी ये, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी ये, बड़ा मजा आया होगा आपको सॉल्व करने में। अगली वाली प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, अमेजिंग प्रॉब्लम, जल्दी ये नोट करो, फिर अगली प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। एग्जाम्पल 2, मेरे ख्याल से डेटा लिखा मैंने और प्रॉब्लम को एक दो बार पूरा रिपीट भी कर दिया, है ना। ये प्रॉब्लम एज इट इज आई थी, पूरा जितने भी प्रॉब्लम एग्जाम में आई थी मैंने पूरा डेटा लिखा, पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं था, ऐसे जैसा कि जैसा एग्जाम में आया था वैसा के वैसा मैंने यहां उतार दिया। ओके, ये आईआईटी की प्रॉब्लम था, ये आईआईटी जेई मेंस 1 मीन से ये था 2011, सन में भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, ओके, क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे एक फिगर दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2, ये एक डेंसर मीडियम का ग्लास का स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, और इस पे एक रेज ऑफ लाइट एंटर हो रही है, पैरेलल बीम के फॉर्म में रेज ऑफ लाइट एंटर हो रही है, और ये रेज ऑफ लाइट इसके अपोजिट फेज पर क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। ये एक ग्लास का स्फीयर है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये इसका मैं मान लू पोल P1 और ये अपोजिट सरफेस का मिड पॉइंट पोल P2 मान लू, तो ये रेज ऑफ लाइट अपोजिट सरफेस के पॉइंट P2 पर हो जाती है इंटरसेक्ट, ठीक। तो अब सवाल ये, बस सिर्फ इतना डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बोल रहे हैं n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n इसमें क्वेश्चन मार्क है। अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 1.5, ऑप्शन बी 4/3, ऑप्शन सी है 2, और ऑप्शन डी है 2.5। ये हमारे ऑप्शंस हैं, दैट इज द ओनली थिंग दैट वी आर गिवन, ठीक है। तो अब बस इतने, क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन डायग्राम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम।
पूरा प्रॉब्लम एज इट इज, इतना ही, इसमें एक भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, बस इन द गिवन फिगर, इन द गिवन डायग्राम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, और हमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया, एज्यूम करना पड़ेगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम आर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, ओके, चलो इसको सॉल्व करें। तो वी आर हियर। अब बच्चों इसको पोस्टमार्टम करते हैं। देखो कैसा पोस्टमार्टम। एट फर्स्ट सरफेस, एट फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस के ऊपर यहां पर ये n1 इक्वल टू 1 और n2 इक्वल टू n। जनरल फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, रेयर से डेंसर में, तो फॉर्मूला क्या होगा, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। अब u क्या है, u है इंफिनिटी। क्यों इंफिनिटी है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रही है। अब सवाल ये है कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस, ये आपको बताना पड़ेगा। व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस, फर्स्ट सरफेस से इमेज डिस्टेंस कितना, तो देखो यहां से लेके यहां तक हुआ r, और यहां से लेके यहां तक भी हुआ r। तो अब बच्चे समझ गए होंगे क्या इमेज डिस्टेंस कितना हुआ, इमेज डिस्टेंस हुआ +2r। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है वाला, बड़ा मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। तो v की वैल्यू हुई 2r, ठीक है ना, और n1 और n1 की वैल्यू कितनी 1, और n2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब यहां n2 की जगह आ गया n, v की जगह आ गया 2r, माइनस की जगह माइनस, n1 की जगह 1, u की जगह इंफिनिटी, इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। ठीक है ना, 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है 0, तो n अपॉन 2r माइनस 0 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। r से r भी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू n, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू n, तो 2n n यहां ले आओ, 2 वहां ले जाओ, 2n माइनस n इज इक्वल टू 2, तो 2n माइनस n यानी n इज इक्वल टू 2। ये n की वैल्यू आई। अब अपन चेक करते हैं ऑप्शंस, 1.5, 4/3, 2, 2.5, n की वैल्यू कितनी आ रही है अपने 2, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। मजा आया होगा आपको। अब आज की लास्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ रहा हूं, उसके बाद अगले टर्म में बच्चों लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिस्कस होगा, और आज की प्रॉब्लम आप कर लोगे तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी आसानी से समझ में आएगा। तो आज की प्रॉब्लम लास्ट, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। ये भी बड़ी अमेजिंग प्रॉब्लम, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। तो प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, आपको दिया हुआ है एक स्फेरिकल सरफेस, ये एक स्फेरिकल सरफेस दी हुई है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ये एयर में है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 इक्वल टू 1, और ये n2 इक्वल टू जो भी हो 1.5, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर, और इसके सामने O एक ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस के ऊपर, सरफेस से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। तो अब क्वेश्चन ये है, V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द सेकंड सरफेस। बच्चों जरा प्रॉब्लम मेरे साथ साथ नोट करते जाओ। यू आर गिवन ए ग्लास स्फीयर, और उसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये उसका C हो गया, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर, फर्स्ट सरफेस से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है ये, इसको मैं अब 50 सेंटीमीटर। अब सवाल ये कि सेकंड सरफेस से जो फाइनल इमेज बनेगी,
फाइनल इमेज का सेकंड सरफेस से डिस्टेंस कितना, ये मुझे फाइंड आउट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आपको बड़ा मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। इसमें दोनों फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। आते प्रॉब्लम के ऊपर, होपफुली सब नोट कर लिया होगा। अब मैं इसका जरा डायग्राम ड्रॉ कर लूं। देखो ये रे ऑफ लाइट, मान लीजिए क्या है इसका सेंटर ऑफ, ये रे ऑफ लाइट है। अब ये रे ऑफ लाइट रेयर से जा रही है डेंसर में, तो क्या होगा, इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर मैं मान लूं सेकंड सरफेस एब्सेंट है, तो दिस रे ऑफ लाइट वुड हैव गॉन ऑन तो फॉर्म द इमेज हियर। आई डैश पर इसकी इमेज बन जाती, आई डैश। अब रिफ्रैक्शन सेकंड सरफेस के ऊपर हो रहा है। अब ये जो रे ऑफ लाइट है ओ एम, इसको मान लिया, इसको एन मान लिया। एम एन इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में है। इंसिडेंट रे कहां से आती है, ऑब्जेक्ट से आती है, कहां, डेंसर मीडियम में। तो क्या यहां कोई ऑब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बड़े अटेंटिव होकर सुनना, इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में, तो क्या पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। और इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम मतलब अगर इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, इट इज कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम। देखो ये जल्दी से करा दूं आपको, ये ही फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये इंसिडेंट रे थी हमारी और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है ना। तो ये रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे कहां थी, डेंसर मीडियम में थी, ठीक। तो ये डेंसर मीडियम फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यहां इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज आई बन जाती है। इसको मान लेता हूं फर्स्ट पोल, इसको मान लेता हूं सेकंड पोल। मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज v इज इक्वल टू P2I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, बस 2 मिनट में इसको अपन फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। देखो बच्चों, इसको बार बार देखना, इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको बार बार देखना, बार बार इसकी प्रैक्टिस करना। रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। अब तो आप फटाफट कर लोगे ये। तो देखो क्या है, फर्स्ट सरफेस पे रे ऑफ लाइट जा रही फ्रॉम रेयरर इनटू डेंसर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। N2 की वैल्यू 1.5, V की वैल्यू क्या मान लो इसको, यहां से ये डिस्टेंस V डैश, ये मैंने फर्स्ट सरफेस से ये इमेज यहां बन रही है, तो ये क्या मान लिया मैंने V डैश, तो V डैश माइनस N1 है 1, U कितना है -50 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन R की वैल्यू मुझे दी हुई है 10। तो फर्स्ट सरफेस का ये जो R है ना, ये राइट साइड आ रहा है, सेकंड सरफेस के ऊपर ये R क्या होगा, लेफ्ट साइड आएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा R की वैल्यू कितनी है, गिवन 10, तो +10। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको लिख रहा हूं इंटेंशनली 1.5 को 3/2 V। कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है, प्लस 1/50 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 10। ये V डैश हो गया। V डैश की वैल्यू निकालो फटाफट, आप सॉल्व करेंगे इसको, तो V डैश की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं इसकी, चलो सॉल्व कर लें, सॉल्व करने में प्रॉब्लम की जा रही है। 3/2 V डैश प्लस 1/50 इज इक्वल टू 0.5 यानी 1/2। तो अब क्या है, इसको मैं 1/20 लिख सकता हूं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 0.5 यानी 1/2, 1/2 का मल्टीप्लाई 10 में हो गया 1/20। ओके, सॉल्व कर लो यार इसको जरा। 3/2 V डैश इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/50। बच्चों सॉल्व करो इसका आंसर, मुझे जल्दी बताओ, V डैश का आंसर जल्दी बताइए, कितना आया V डैश का आंसर। 3/2 V डैश इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया, 100 ले लो एलसीएम, तो 5 माइनस 2, अब यहां आ गया मैं, तो 3/2 V डैश इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कितना, 3/100, 3 से 3 कैंसिल हो गया। V डैश की वैल्यू आई 50 सेंटीमीटर। बच्चों जरा नोट करो जल्दी, 50 सेंटीमीटर आई V डैश की वैल्यू, ठीक है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, बस अब होने वाला ही है प्रॉब्लम, मिटा रहा हूं ये। रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस,
बड़ा इंपॉर्टेंट फेज आ गया इसका बच्चों, देखना बड़े ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, बड़ा एंजॉय करोगे आप, बड़ा मजा आएगा। अब है रिफ्रैक्शन मेरा फ्रॉम डेंसर इनटू रेयरर मीडियम, तो क्या होगा, फॉर्मूला चेंज, N2 अपॉन U, U की जगह V और V की जगह U, यहां आ गया V, U की जगह आ गया V, की जगह आ गया U और U की जगह आ गया V। और क्या क्या हुआ, अब यहां पर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अब इसका R नेगेटिव होगा, तो ये आ गया 1.5 अपॉन U। अब देखो U क्या है, ये इंसिडेंट रे, तो अब इसके लिए मैं एक बार लिखूंगा जरा डाटा, तो यहां U इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो V डैश है ना, ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, I डैश इस सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहां से आती है, ऑब्जेक्ट से आती है, यहां तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो I डैश हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये जो डिस्टेंस था, अब जरा बच्चों ये डिस्टेंस कितना था हमारा, ये डिस्टेंस देखो, ये था 20 सेंटीमीटर, और ये कितना था, यहां से लेके यहां तक 50 है ना, इमेज डिस्टेंस 50 और ये 20। अब बड़े इंपॉर्टेंट, तो ये इस सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u कितना होगा, 50 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ये, थोड़ा टाइम लगने तो जरा सा। u इक्वल टू 30 हो, क्योंकि सर पोल के राइट साइड है तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ओके, u का काम हो गया, v तो मुझे फाइंड आउट करना है, बाकी r, अब r यहां पर नेगेटिव आएगा सेकंड सरफेस के लिए, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव आएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। बस बच्चों आप सॉल्व करिए इसको, और जब आप सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके, यहां मैं वैल्यूज रख देता हूं, 1.5 अपॉन u की जगह 30 माइनस 1 अपॉन v मुझे फाइंड आउट करना है, 1.5 माइनस 1 अपॉन माइनस 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करिए, 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। आज के लिए इतना ही, अगले टर्म में लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करने के पहले कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद डोंट फॉरगेट टू अटेंड in the next turn right from the very beginning till the end. Very important lens makers formula बच्चों. Keep solving, keep enjoying. Till then, goodbye.